अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुज़म्मिल शाह। नाज़रीन, सियासी डिबेट पर जाने से पहले हम हुकूमत की नई नेट मीटरिंग रेगुलेशन 2026 का जिक्र करेंगे, जिसमें मुल्क भर के सोलर कंज्यूमर्स को एक शॉक दिया गया, खसूसन मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, जिन्होंने अपने अपने वसाइल के हिसाब से एक बड़ी अमाउंट सोलर पैनल्स पर इसीलिए इन्वेस्ट की कि वो महंगी बिजली से निजात चाह रहे थे। और अब इनकी इस इन्वेस्टमेंट पर हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से एक सवालिया निशान लग गया है, जिसका जवाब या जिम्मेदारी ना तो इस हुकूमत के पास है और ना ही वो इसको देने में दिलचस्पी रखती है, क्योंकि इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठने वाला ऐसे तबके से आता है जिसको ये अंदाज़ा भी नहीं होता कि इस मुल्क में एक आम इंसान किस तरह सर्वाइव कर रहा है। अब बात करें कि नेपरा की नई रेगुलेशंस हैं क्या, तो अब इस नई रेगुलेशंस के बाद एक कंज्यूमर जो पहले सोलर पैनल लगाने के बाद सिर्फ फिक्स चार्जेस अदा करता और प्रोड्यूस्ड बिजली को यूनिट टू यूनिट एडजस्ट करवाता था, अब इसके पास ये सहूलत मैसर नहीं होगी। नई नेट मीटरिंग रेगुलेशन 2026 के बाद एक कंज्यूमर के अपने पैनल से प्रोड्यूस हुए इजाफी बिजली की कीमत तकरीबन 11 रुपये फ़ी यूनिट दी जाएगी, लेकिन जब रात को यही कंज्यूमर ग्रिड की बिजली इस्तेमाल करेगा तो इसको यही यूनिट 40 से 45 रुपये में ख़रीदना पड़ेगा। और ये वो सिस्टम है जिसे नेट मीटरिंग की जगह नेट बिलिंग कहा जाएगा। सवाल यह है कि अब हुकूमत सोलर सारिफिन की हौसला शिकनी क्यों कर रही है? तो सबसे बड़ी वजह तो सोलर सारिफिन की तादाद बढ़ने से ग्रिड से बिजली के इस्तेमाल में कमी है, जिसकी वजह से हुकूमत को कैपेसिटी पेमेंट में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब कैपेसिटी पेमेंट का अजाब जो IPPs या प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर्स की सूरत में आवाम पर मुसल्लत किया गया, इनका जिम्मेदार कौन है? इस पर सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे पर उंगलियां उठाती दिखाई देती हैं। इस हवाले से मौजूदा हुकूमत ने कुछ मुआहदे मनसूख भी किए, लेकिन इसके बावजूद ये अमाउंट कितनी बड़ी है, इसके लिए वजारत तवानाई के नंबर देखें तो पिछले 10 साल यानी 2013 से 2024 तक IPPs को कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में 8,344 अरब रुपए की अदायगी की जा चुकी है। फ्यूल प्राइसेस, सर्कुलर डेट, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन समेत होने वाले नुकसानात की जिम्मेदारी भी किसी के पास नहीं। और फिर जब महंगी बिजली का सलूशन एक आम सारिफ ने सोलर पैनल में तलाश किया तो शायद ये हल भी हुकूमत को अच्छा नहीं लगा। अब ग्रीन एनर्जी के हवाले से हुकूमत के पास आवाम को लॉलीपॉप देने के लिए क्या होगा, इसका हमें इंतज़ार करना होगा, लेकिन सोलर पैनल कंज्यूमर अब बैटरियां लगाकर अपनी बिजली की ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश करेंगे, जिसका सलूशन गवर्नमेंट के पास इन बैटरीज पर भी हैवी टैक्सेस लगाने के अलावा कुछ नहीं होगा। बहरहाल आगे चलें तो बात करते हैं आज तोशा खाना फौजदारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI के वकील सलमान सफदर को फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर करते हुए अडयाला जेल में मुलाकात की इजाज़त दी। इस हुक्मनामे की अहमियत इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा है कि इसमें बानी PTI के वकील को इनके सेल तक रसाई दी गई, जो जेल में बानी PTI की हालत के बारे में सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी रिपोर्ट जमा करवाएंगे। इसके बाद सलमान सफदर ने 3 घंटे बानी PTI से जेल में मुलाकात की। उन्होंने ये कहा कि इनको बानी PTI तक फुल एक्सेस दी गई और इनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ सवाल यह है कि PTI इस मुलाकात को कितना पॉजिटिव लेगी, खसूसन इनकी सेहत के हवाले से जो शकूक व शुबहात थे वो अब ख़त्म हो चुके होंगे। इन तमाम मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कोऑर्डिनेटर टू द प्राइम मिनिस्टर इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल चौधरी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल साहब, तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा था कि 8 फरवरी तक मुलाकात बहुत मुश्किल है, तो उसके बाद देख लीजिए कि आज मुलाकात हो गई सलमान सफदर साहब की खान साहब के साथ। वो कह रहे हैं उनकी सेहत भी ठीक है, तो क्या फील करती है PTI और पर्सनली आपका क्या व्यू है इस पर कि थोड़ा सा रिलीफ या कोई ईज अप होंगी टेंशन्स अब आगे इस मुलाकात के बाद? देखिए, मुलाकात पे पाबंदी जो है ना तो आईनी और ना ही कानूनी तौर पे लगाई जा सकती है। फैमिली की मुलाकात आज नहीं कराई गई। सलमान सफदर साहब की मुलाकात जो है एज अमैकस क्यूराए हुई है, यानी फ्रेंड ऑफ द कोर्ट हुई है, तो वो तो अदालत के नुमाइंदे के तौर पे मिले हैं। अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करेंगे तो उसमें डिटेल्स जो भी हैं वो आएंगी। तो होपफुली जो मीटिंग्स रोकी गई हैं पॉलिटिकल लोगों की और फैमिली की, वो रिज्यूम हो जाने चाहिए। हुकूमत जो है वो 8 फरवरी से या किसी भी ऐसी चीज़ से, आई डोंट नो व्हाई, बहुत शेकी हो जाते हैं, तो शेकी नहीं होना चाहिए। ये तो मामलात होते रहते हैं। मुलाकातें जो हैं वो इमरान खान साहब का आईनी हक है, कानूनी हक है। उनको आइसोलेशन में रखना गलत बात है। कल सुप्रीम कोर्ट से मैं उम्मीद कर रहा था, लेकिन आज उसका उन्होंने इजाला किया है। चलें, अगर कोई फैमिली की मुलाकात या नहीं हुई, कम अज़ कम ये है कि सलमान सफदर साहब एक प्रोफेशनल आदमी हैं, एक बड़े अक्लमंद आदमी हैं और
उनके जाने से इमरान खान साहब की सेहत या जो भी खबर होगी वो ज़्यादा डिटेल से बाहर आएगी, तो अच्छी बात है। फैसल साहब, मतलब आपने 8 ना फरवरी होने का से कुछ जिक्र होना किया। नहीं। आपने कहा 8 फरवरी से नर्वस हो जाती है हुकूमत, लेकिन 8 फरवरी को तनकीद तो ये हो रही है कि पीटीआई का जो इम्पैक्ट था एहतजाज का वो सिफर रहा। लोग कंफ्यूज थे कि दुकानें खोलनी है, बंद करनी है, और बहुत सी जगहों के ऊपर जिस तरह से मेन स्ट्रीम लीडरशिप पहले मोबिलाइजेशन करती रही, इंक्लूडिंग सुहेल आफरीदी साहब, नज़र नहीं आए। तो 8 फरवरी को ऐसा क्या हुआ जो आप ये समझते हैं कि नर्वस हो गई गवर्नमेंट? देखिए, नरमी तो पीटीआई की तरफ से यह दिखाई गई है हुकूमत को, इसमें तो कोई शक की बात नहीं कि जो जिस तरह से पहले जोर शोर था वो एकदम रुका। अब उसके पीछे मुहर्रकात क्या हैं वो देखने पड़ेंगे। ज़ाहिर आज की मुलाकातें भी हैं, सुना महमूद खान अचकज़ई की भी मुलाकात हो रही है, और महमूद खान साहब उस दिन खुद जो है वो इधर आ गए थे आसमा जगीर कॉन्फ्रेंस में, तो उसकी पहिया जाम की कॉल देख के तो एक बसंत का फंक्शन भी था जो कि मैं समझता हूँ पोलिटिकली एक स्ट्रेटजी ठीक थी इनकी, नून वालों की। और दूसरी बात यह है कि सिर्फ तरीका ऐलान कर देने से, शटर डाउन का मुजम्मिल शाह साहब ऐलान कर देने से तो कुछ नहीं होता ना। आपको तहरीक चलानी पड़ती है, आपको हर हलके में एक्टिविटी करनी पड़ती है। तो मेन स्ट्रीम लीडरशिप पंजाब के दो मतलब बाकियों को केपी वगैरह में भी कोई ऐसी खास बड़ी एक्टिविटी नज़र नहीं आई है। पंजाब में आले हमजा ने किए जो कुछ भी किया है, बाकी तो दो बड़े हैं मरकजी लीडर पंजाब से, उनके हलकों में तो कुछ भी नहीं हुआ, ना सलमान के ना वकास के। तो दोनों अपने हलकों में ना आए, ना उन्होंने कोई। तो जब लीडर जो है खुद आगे नहीं आएंगे, इसी तरह मेंबरान टिकट होल्डर्स वो भी कहने की हद तक रहे हैं, थोड़ा बहुत उन्होंने सिंबॉलिक एहतजाज किया है। सही। तो इसको एक कामयाब एहतजाज तो नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल। और ना ही ये होना था। हम तो बहुत पहले से ये कह रहे थे कि ये जो मौजूदा दस्तयाब क़यादत है ये नॉन सीरियस क़यादत है। इनको तो हवा इस हुकूमत ने बनाया हुआ है अपनी बदवासियों से या कुछ इस किस्म की हरकतों करने से, ठीक। वरना तो इनके बस की बात ही नहीं है ये पॉलिटिक्स। सही, मतलब आपने तो अब हम ही ख़त्म कर दिया कि कामयाब नहीं था एहतजाज। इस पर इख्तियार वली साहब, जो बात हो रही थी कि अचकज़ई साहब की मुलाकात होगी प्राइम मिनिस्टर से, उससे पहले आपने एक और मुलाकात की खबर दे दी कि उनकी खान साहब से पहले मुलाकात हो जाए, शायद ये पॉसिबल है। तो इतनी मोहब्बत कैसे जाग गई हुकूमत को अचानक से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल शाह साहब। मोहब्बत और रोमांस की तो ये बात नहीं है, ये थोड़ी सी ये गेमिक्स खेलने लग गए थे। हमने तो बड़े प्यार से, बड़े एहतराम से और बड़े मतलब सच्चे खरे दिल से हमने इनको मुज़ाकरात की दावत दी। रोज अपना, अगर आप देखें तो फवाद चौधरी साहब जो नेशनल डायलॉग कमेटी के चेयरमैन हैं, वो कहते थे कि मुज़ाकरात करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, हुकूमत के साथ बैठना चाहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। फिर अचकज़ई साहब कहने लगे, फिर दो दो हफ्तों में चार चार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे बैरिस्टर गोहर साहब। तो प्राइम मिनिस्टर ने उसको ऑनर कर लिया। जैसे ही उन्होंने ऑनर कर लिया, इन्होंने हमें जो है तो अपने डोले शोले दिखाना शुरू कर दिए। कहते हमने तो स्ट्रीट मूवमेंट करनी है, हमने तो एहतजाज करना है। फिर कहते हैं शटर डाउन होगा, फिर कहते हैं पहिया जाम होगा। फिर आपने देख लिया एक दावे क्या करते हैं, कहते हैं पता नहीं ये क्या कहते हैं कि इनकी 680 सीटें या 780 सीटें हैं, लेकिन सारी चोरी हो गई है। हालांकि इतनी सारी कौमी असेंबली में भी नहीं है। अच्छा। और कहते हैं कि इतना बड़ा हमारा लीडर है, इतना वो बड़ा पॉपुलर है, इतना पॉपुलर है, दुनिया का सबसे मशहूर बंदा है। मैं कहता हूँ उससे ज्यादा फॉलोइंग शकीरा की है। फिर कहते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी है, बाकी पार्टियों को ये भूल जाते हैं। और इतनी बड़ी कॉल दे दी कि कोई पहिया नहीं चलेगा, कोई शटर नहीं उठेगा। आप छोड़ दीजिए कि सारा पंजाब खुला था, आपने खुद देखा है। पूरा कराची, पूरा सिंध खुला हुआ था, आपने खुद देखा। पूरा केपी खुला हुआ था। और केपी में तो इस बार हमने वो देखा, ये शेखी की बात कर रहे हैं फैसल फरीद चौधरी साहब, ये खुद 8 फरवरी को बड़े शौकी हो गए हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में वो लोग जिन्होंने दुकानें अपनी इतवार को बंद रखनी थी, वो भी आके इनका जुलूस जब आया उन्होंने अपने शटर उठा दिए। इस तरह इनका इस्तेमाल हुआ है कि तुम्हारे लोगों के पल्ले एहतिजाज के अलावा, दंगे फसाद के अलावा
इंतशार के अलावा चलो चलो इस्लामाबाद चलो, कैदी 800 चोर को रिहा करो, ये करो वो करो, मैंडेट चोरी हो गया, इन बातों के अलावा आपके पास कोई दूसरी कोई चीज है ही नहीं। कोई कॉलेज की बात करो, कोई यूनिवर्सिटी की बात करो। मैं आपको एक बात बताऊं मुजम्मिल भाई, जो पेशावर यूनिवर्सिटी में वो एक बच्ची ने, वो फातिमा जिसका नाम है ना, जिसने सवाल उठाया था कि जो आप कहते हैं कि वो सो कॉल्ड जो जाली हुकूमतें हैं वो पता नहीं कहां पहुंच गई, और जो आपकी सो कॉल्ड अपनी ये जो असली वाली मैंडेट वाली हुकूमत है, 13 साल से तुम लोगों ने तो बेड़ा गर्क कर दिया। ना यूनिवर्सिटी, ना कॉलेज, ना स्कूल, ना तालीम, ना सड़क, ना पुल, ना तरक्की, ना कोई पौधे लगाते हो, जंगलात भी खा गए हो। ये तो अब लोग कहना शुरू हो गए। ये इख्तियार साहब, आप वैसे शऊर को अंडरमाइन कर रहे हैं, क्योंकि वो यही कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट बन जाते हैं ओवरनाइट, 6 महीने में, 10 महीने में, 1 साल में, लेकिन शऊर आना बहुत मुश्किल है। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, शऊर अगर ये इसको ये कहते हैं ना कि वो उस वक्त सुहेल आफरीदी ने बात की थी कि ये शऊर है, तो मुजम्मिल शाह साहब आपको याद होगा कि परवेज मुशर्रफ से कन्वेंशन सेंटर में मुफ्ती अदनान काका खेल ने, एक बड़ा यंग नौजवान लड़का था, उसने वो सवाल उठाए थे जब उस वक्त परवेज मुशर्रफ वर्दी में बैठा हुआ था और मार्शल लॉ आए हुए चंद महीने हुए थे। तो ये शऊर हमें दस्तूर ने दिया है, जमहूर ने दिया है, आईने पाकिस्तान ने दिया है। ये पॉलिटिकल पार्टीज के उनका अपना सबकी कंट्रीब्यूशन। इमरान खान का शऊर ये है, पीटीआई का शऊर ये है कि सवाल करो लेकिन अपने मुखालिफ से, सवाल अपने बंदे से नहीं करना, अपनी पार्टी से, अपने लीडर से नहीं पूछना कि वो 50 लाख घर किधर हैं, वो इनकलाब किधर है, वो किधर है, वो 1 करोड़ नौकरियां किधर है, वो 2 नहीं 1 पाकिस्तान वो कहाँ खड़ा है, आपका वजीर आजम साइकिल पर बैठ के जाएगा वजीर आजम हाउस, वो सारी बातें कहाँ गई। तो मैं मुख्तसर किस्से को, बात को मैं वाइंड अप करूंगा। आप, मुझे पता है आप अगले गेस्ट के पास जाना चाह रहे हैं कि इतनी बड़ी पार्टी जो कहते हैं कि हम इतनी बड़ी पार्टी हैं, इतनी सैकड़ों सीटें हैं और इतना पॉपुलर हमारा लीडर है, एक बसंत की काल से ये डर गए, चंद गुड्डियों के उड़ने से, वो भी पंजाब के एक शहर में, लाहौर में वो मनाना था, वो भी सरकारी इख्तियार साहब, वो फिर यही कहते हैं कि आप परमिशन दे दें जलसे की मीनार पाकिस्तान में, हम दिखा देंगे कितने अनपॉपुलर हो गए हैं। मैं आता हूं इस पे। फैसल साहब मुझे ये बताएं कि मुझे ये बताइए, खैबर पख्तूनख्वा में इनको किसी से एनओसी लेने की जरूरत है? ठीक है, नहीं वहां परमिशन लेने की जरूरत है तो बताइए ना, किसी एक जलसे में कहीं कोई 10-20 हजार लोगों को इकट्ठा कर सके। ठीक है, वहां ये 10-20 हजार तो उधर ये क्या तीर मारेंगे। सही, ठीक है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पैनल हमारे साथ मौजूद है, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। फैसल साहब मुझे ये बताएं कि सुहेल आफरीदी साहब का जो डिमीनर है उसमें ये तो अनडिनाइबल फैक्ट है कि एक नरमी हम देख रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि अपनी सियासत के लिए किसी के दर पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मुल्की मफाद, मेरे सूबे के अवाम के मफाद के लिए कहीं भी जाने के लिए किसी से भी बात करने को तैयार हूँ। फिर सिक्योरिटी ऑफिशियल से भी उनकी मुलाकात हो गई, अपेक्स कमेटी के इजलास में कोर कमांडर पेशावर से जो उनके रवाबित हैं उसके अलावा भी ख़बरें आप सब ने देख ली होंगी। तो इस पर ये बात ठीक है कि कुछ ना कुछ उनकी जो है वो डायरेक्शन में तब्दीली आई है और कुछ ना कुछ बैकडोर राब्ते हुए हैं पीएम साहब से मीटिंग के बाद या दीगर राब्तों के बाद? मैं इस चीज़ का प्रिवी तो नहीं हूँ कि राब्ते हुए या नहीं हुए, लेकिन अच्छी बात है। देखिए, अगर वो सुहेल आफरीदी ये कहते हैं तो इसमें गलत बात क्या है? यानी सूबे के वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वफाक से तो अदारों से ताल्लुकात रखना वो बिल्कुल ज़रूरी भी है, और सूबे की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना भी ज़रूरी है। एक आपको गवर्नेंस के लिए या डे टू डे अफेयर्स के लिए बिल्कुल ये लाज़िम होना चाहिए। और ये मुलाकात प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर आला की हुई है और तातुल के बगैर मज़ीद तवातर से होने चाहिए। आज भी कोर हेडक्वार्टर में इजलास हुआ है, जो सूबे की लॉ एंड ऑर्डर से मुतल्लिक सिचुएशन वो डिमांड करती है कि सारी पार्टियाँ, सारे हुकूमतें एक ही पेज पे हों, और तभी आपके टेररिज्म को जो है वो एड्रेस कर सकेंगे। ज़ाहिर अब हम तो ज़िम्मेदार लोग हैं, हम हर चीज़ के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं करते। अगर ये समझते हैं कि पीटीआई बिल्कुल ही दरगुजर हो चुकी है और केपी में भी कोई मामला नहीं है, तो फिर तो आपको फुल स्पेस दे देनी चाहिए।
फिर मुझे समझ में नहीं आता कि फिर आप इतनी स्पेस स्क्वीज करके क्यों बैठे हैं। परवेज मुशर्रफ साहब का जिक्र किया अख्तार भाई ने, तो परवेज मुशर्रफ को तो इतनी जरूरत तो थी कि इमरान काका खेल से वो सवाल ले ले। आपके तो ना कायद, ना आपकी बाजी, ना आपके वज़ीर आज़म, उन्होंने कभी किसी इंडिपेंडेंट सहाफ़ी को इंटरव्यू दिया, ना कभी सवाल लिए। वहाँ पे तो कोई इन दोनों पूरी शरीफ खानदान में से मीडिया के सामने आखिरी इंटरव्यू कब हुआ है, आप सबकी डेट्स निकाल ले कि कब कोई बोला है। ये तो बोलते ही नहीं है, ये तो अमरियत है, ये तो डायसेंट बर्दाश्त ही नहीं करते। डायसेंट जहाँ पे हो उनको खामोश करा दिया जाता है। कोई एक वाक्य है, कोई 3600 वाक्य। अभी ईमान मजारी के साथ क्या हुआ, डायसेंटिंग वॉइस थी, आपने उसको जेल में डाल दिया, उसकी वालदा को बिल्कुल आपने मिलने नहीं दिया। आप तो इस हद तक चले जाते हैं जातियात की हद तक कि लोगों के तो घरों पे घुस जाते हैं। लोगों की आप जो है ना तकीर छोड़ते हैं, ना चादर चारदीवारी का कोई तकदस छोड़ते हैं। तो ये कहना कि जी ऐसा है वैसा है, मियां नवाज शरीफ साहब से जरा लेके आए ना किसी दिन, उसी तरह परवेज मुशर्रफ जिस तरह से बैठे हुए थे, और आज़ादाना माहौल दें बच्चों को, तो देखिएगा वो आपकी जेन जी जेन अल्फा दुर्गत क्या बनाती हैं। ठीक। आप उनको आप फेस नहीं कर सकते हैं। आप ये जो कह रहे हैं कि शऊर की तहकीर कर रहे हैं, तो ये तो वो लोग बात करते हैं जिनकी जो शऊरी हालात, शऊर जो है वो आपकी विजन में इजाफा करता है। पढ़ाई उसमें होती है, उसमें किताबें पढ़ना या दूसरी चीज़ों से शगफ रखना। जो आप ये समझते हैं कि नहरें और पुल आपने बसंत बनाई है, बहुत अच्छी बसंत हुकूमत पंजाब की तरफ से हुई है। जरा वोटिंग करा के देख लीजिएगा, आपको आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। आप आज ये जो सारी एक बसंत पे बगलें बचा रही है ना सारी नून लीग, ठीक है ना जी। और शकीरा की बात की, शकीरा तो इंटरनेशनल आर्टिस्ट है, मियां साहब से ज्यादा फॉलोअर तो महक मलिक के हैं, ठीक है। अब आई डिड नॉट वांट गैर टू गो देयर, संजीदगी की तरफ चली जाएगी बात। नहीं मुझे ये शुरू की गई है ना गैर संजीदगी। मैं इसका सिर्फ जवाब दे रहा हूँ कि आप हमारे लिए 804 को 804 कहते हैं। साहब मैं आता हूँ, मुझे एक सवाल कर लेने दीजिए पहले। फैसल साहब मुझे ये शॉर्टली बता दें, ये जो मुलाकात एक्सपेक्टेड है अचकज़ई साहब की खान साहब से, फिर गारंटर तसव्वुर कर लें अचकज़ई साहब को, खान साहब का, कि वो जो भी बात करेंगे दैट विल बी कमिंग विद द कॉन्फिडेंस ऑफ इमरान खान साहब। सर मेरी गारंटर कैसे कर सकते हैं? अचकज़ई साहब कैसे गारंटर हो अपोजिशन लीडर हैं सर वो, इमरान खान साहब के? नहीं, अपोजिशन लीडर तो अनफॉर्चुनेटली इस हमारी पार्टी की क़यादत इतनी नाअहल है कि वो खुद को इस पोजीशन का लायक ही नहीं साबित कर सकी। देखिए महमूद खान अचकज़ई हो, अख्तर मेंगल हो, इन सब ने 2022 में हमारे खिलाफ वोट दिया था एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे। उसकी आप डिनाइल तो नहीं कर सकते। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी इसकी तायीद की है और उन्होंने भी बताया दो कि वो चला गया, हर रोज नई सियासत होती है। अचकज़ई साहब अपोजिशन लीडर है, लेकिन मुझे ये बताइए कि हालात इस पार्टी हमारी के ये हो गए हैं कि खान साहब को अपने दुश्मनों, वो लोगों के जिन्होंने उनके खिलाफ वोट दिया, उन पर एतबार करना पड़ा है अपनी पार्टी को छोड़ के। पॉइंट आ गया। तो ये इस पे ये कि बेहतर है या गलत स्ट्रेटजी है, मतलब रिफ्लेक्ट करना चाहिए को। ठीक है, इस पे इख्तियार साहब मुझे बिफोर यू रिस्पॉन्ड टू इट, मुझे एक इस सवाल का भी जवाब दें कि जुनैद अकबर साहब की जो मुबैना तौर पे ऑडियो लीक हुई है, वो गिला करते दिखाई दे रहे हैं कि अपने ही पार्लियामेंटेरियंस को बोलने की परमिशन नहीं है, कन्फ्रंटेशन करने की परमिशन नहीं है एस्टैब्लिशमेंट को लेकर, मोहसिन नकवी साहब को लेकर एलिजिडली। तो इससे तो ये मैसेज जा रहा है कि पीटीआई तैयार है, जो रास्ता हमवार है आपके लिए बातचीत करें, वो तो नरम लहजा रखने की तरफ आ रहे हैं, लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी तो काफ़ी हार्डलाइनर नहीं हो गई इस मामले में कि अगर आप देख भी रहे हैं कि पीटीआई के अपने लोग ये कह रहे हैं हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, तो फिर मुज़ाकरात में खलल किस चीज़ का है? मुज़ाकरात में कोई ममानियत नहीं है। और दूसरा ये है ना कि ये बामरे मजबूरी या बवजह ज़रूरत या तहते नजरिए ज़रूरत ये लोग इन्होंने ये इस तरह लहजे अपना लिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी ना, आप कह सकते हैं कि एक थी पीटीआई, कभी हुआ करती थी, अब नहीं रही। अब इसके इतने हिस्से बखरे हो चुके हैं कि मेरे ख्याल में हर बंदे ने अपने 10-15 लोगों का एक ग्रुप बनाया हुआ है। और कल परसों मेरी एक बड़े इनके सीनियर लीडर हैं, उनसे मेरी गुफ्तगू हो रही थी 8 फरवरी की रात को। वो कह रहे हैं कि हमारा ना शटर डाउन का प्रोग्राम था, ना हमारा पहिया जाम का प्रोग्राम था, ये हमें अलामा
नासिर अब्बास और महमूद अचकजई साहब ने हमें धक्का दिया, दरिया के बीच में उन्होंने हमें फेंक दिया। ये हमारी पार्टी को तकसीम करने आए हैं। दिस इज व्हाट दे आर डिस्कसिंग। मतलब ये लोग जो कह रहे हैं, इनके जहन में हर बंदा ये ऐसे ही है। और ये देखिए, मैं आपको नहीं, फिर कहीं ये इल्ज़ाम ठीक तो नहीं है कि मियां साहब ने फिर अचकजई साहब को प्लांट कर दिया है पीटीआई की अलायंस में? ये अगर अब मुमकिन नहीं है, ऐसे हो नहीं सकता। लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि मतलब ये इनकी बातें ऐसी हैं। और जहां तक आप देखें, जुनैद अकबर ने जो कहा है, बात तो उनकी ठीक है। जुनैद अकबर जो कह रहा है वो बात तो दुरुस्त कर रहा है। जुनैद अकबर को मैंने बहुत कम ही इन 2 सालों में कहीं असेंबली फ्लोर पे मैंने बोलते हुए देखा है। और बहुत सारे इनके और दोस्त हैं जिनको बोलने नहीं दिया जाता। ठीक। कुछ चीजें इनको मालूम नहीं है, कुछ चीजें इनके लीडर ने जेल से भी बंद कर रखी हैं। अच्छा। कि फलाने को ओहदा दे दो लेकिन उसको बोलने मत दो, फलाने को बोलने दो लेकिन उसको ओहदा नहीं देना। ठीक। लिस्ट बना के भेजो कि इन लोगों की मुलाकात है, उसमें से 2-3 लोगों के नाम पे वो खुद कांटा लगा देते हैं कि इसको मत भेजो। तो ये तो बहुत सारी चीजें तो अपने घर से इनकी खराब है। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मेरे ख्याल में अब वो कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर बन जाती तो बड़ी अच्छी होती, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनी। लोगों का एक हजूम और वो जो फैन फॉलोइंग, अगर महक की बात हो, महक अली की बात हो, शकीरा की बात हो, मैं कहता हूँ नसीबो लाल का भी अकाउंट बना दे इमरान खान के, इससे उसके ज्यादा फॉलोइंग बन जाएगी। अच्छा अचकजई साहब, वो एक अलग चीज तो है। हम बात कर चुके हैं। फैन फॉलोइंग जो है ना, जी। फैन फॉलोइंग कोई और चीज है कि लीडर बनना जो है ना, हमने कभी अपने लीडर को, जिसने 2/3 अक्सरियत की इलेक्शन जीता था, जो 3 बार वजीर आजम रहा था, नवाज शरीफ को, मैंने कभी ये मुंह से मैंने 35 साल में नहीं सुना कि मेरी इतनी फॉलोइंग है, मेरी इतनी। चले इख्तियार साहब, शॉर्टली मेरे पास 20 सेकंड रह गए हैं। मुझे ये बता दें अचकजई साहब की पीएम से और बानी तहरीक-ए-इंसाफ से मुलाकातें फिर कब करवा रहे हैं? एनी टाइमलाइन दैट यू कैन प्रोवाइड? सर, अचकजई साहब की मुलाकातें दोनों होने वाली हैं। प्राइम मिनिस्टर से भी हो जाएगी, बिल्कुल जल्द होने, बड़ी इज्जत और वकार के साथ होगी। और उसके बाद इमरान खान साहब के साथ भी इसकी मुलाकात होने वाली है, हो जाएगी। और जिस दिन ये मुलाकातें हो जाएंगी उस दिन के बाद अचकजई साहब का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। अच्छा। और इमरान खान की कागजों में वो खराब हो जाएंगे। अच्छा। और फिर उनको घर का रास्ता। चलें, ये वक्त साबित करेगा कि इमरान खान फ्यूचर क्या होगा। इमरान खान अपनी जात से आगे किसी को मानते नहीं। ठीक, बहुत शुक्रिया इख्तियार वली खान साहब। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। आईसीसी की तरफ से बांग्लादेश के साथ जो रवैया रखा गया T20 वर्ल्ड कप को लेकर, उस पर पाकिस्तान ने एहतजाज किया, भारत से मैच का बॉयकॉट किया। जिसके बाद आईसीसी के रिप्रेजेंटेटिव जब पाकिस्तान आते हैं तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि घर आए मेहमान की बहुत सी बातें भुला देनी चाहिए। गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि हिंदुस्तान से अब मैच खेल लिया जाएगा और श्रीलंकन प्रेसिडेंट की रिक्वेस्ट पर यह फ़ैसला हुआ। आईसीसी जो कि एक बहुत बड़े रेवेन्यू से महरूम होने ही वाला था, लेकिन उनकी तरफ से अपनी रेगुलेशंस को वापस लेना यकीनन पाकिस्तान की फ़तह करार दिया जा रहा है। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान का जो स्टैंड था, इसकी क्या अहमियत थी और इससे क्या चेंजेस आएंगे आलमी क्रिकेट में, इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सीनियर स्पोर्ट्स तजिया निगार मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रऊफ़ साहब भी मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्ज़ा साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया है, अपनी टर्म्स जिस तरह से मनवाई हैं, हालांकि अगर फाइनेंशियली हम कंपेयर करें बीसीसीआई और पीसीबी को तो कोई मुकाबला दूर दूर तक नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा टाइमली और स्मार्टली प्ले किया पाकिस्तान ने और इसकी आउटपुट भी नज़र आई? इसमें कोई शक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल के पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया और जिस तरह से 1 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक तमाम भारतीय मीडिया को, बीसीसीआई के ऑफिशियल्स को और दीगर लोगों को एक टेंशन में मुब्तला किए रखा कि पाकिस्तान खेलेगा नहीं खेलेगा। बहुत सारी वजूहात थी, कितना माली नुकसान होगा। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने आईसीसी को ये बताया है, दीगर ममालिक को, कि अगर अपने आंखों में आंखें डालकर खड़ा हुआ जाए, बेशक अपने हक के लिए नहीं, दूसरे के हक के लिए, तो कामयाबी कदम चूमेगी। अब बकिया स्टैंड लेना पड़ेगा बकिया बोर्ड मेंबर्स को। आप देखें कि 16 बोर्ड मेंबर्स हैं, जिनमें से 14 ने इस बात के हक में वोट दिया था कि बांग्लादेश के मैचेस जो हैं वो श्रीलंका शिफ्ट न किए जाए, यानी भारत की वजह से। तो अब बकिया जो एसोसिएट ममालिक हैं 3, इसमें
जिसमें सिंगापुर है, जिसमें मुत्तहदा अरब अमारात है और उसके अलावा मलेशिया है, इनके भी 3 वोट हैं। बाकी 12 टेस्ट प्लेइंग नेशन हैं और उसके अलावा 1 वोट आईसीसी के चेयरमैन का होता है, जय शाह का। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान ने दूसरों को रास्ता दिखाया है कि अगर आप खड़े हो अपने हक के लिए। और भारतीय मीडिया तो मुजम्मिल बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं है कि कितनी ज्यादा सुबकी हुई है भारत की। खुद उनके अपने सियासतदान जो है उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये आपने क्या कर दिया, आप मैच खेलने के लिए पाकिस्तान के आगे बिल्कुल लेट गए और आपने क्या कर दिया। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा कदम था ये। एक आईसीसी में आइंदा के लिए मेरी नजर में मुजम्मिल एक दरवाजा खुला है कि आइंदा के लिए अगर किसी के साथ ज्यादती होगी तो कोई ना कोई मुल्क अगर खड़ा होगा और हक की बात पर खड़ा होगा तो कोई वजह नहीं कि आईसीसी घुटने न टेके। एग्जैक्टली रऊफ साहब, आपका क्या व्यू है इस पर? क्योंकि आईसीसी की तरफ से जो पहले बांग्लादेश को लेके फैसला हुआ, सब ने ये कहा कि ये बाइस्ड है। उसकी वजह यह है कि अगर एक रेवेन्यू अर्निंग कंपटीशन ना हो जिस तरह इंडिया पाकिस्तान का है, तो फिर आप लॉज को भी, कवानीन को भी भूल जाते हैं। और अब थोड़ा सा प्रेशर आने पे उन्होंने साथ ही ये भी अनाउंस कर दिया कि एक इंटरनेशनल इवेंट भी बांग्लादेश को मिल जाएगा, जुर्माना नहीं उन पे आयद करेंगे। तो ये कानून का इतनी आसानी से बेंड हो जाना, ये इस्टेब्लिश तो यही करता है कि आईसीसी लीगली या फिर आइडियली ऑपरेट नहीं कर रही, वो सिर्फ और सिर्फ बीसीआई के प्रेशर में रहती थी। अब पाकिस्तान की वजह से एक कदम पीछे ले लिया उन्होंने। देखिए, बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझना हो शुरू हो जाते हैं तो फिर एक ऐसा आपको धचका लगता है कि आपकी जो सारी पावर है वो ज़मीन बॉस हो जाती है। और बिल्कुल ऐसा ही बीसीसीआई के साथ हुआ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुके थे और कोई भी पूरी वर्ल्ड क्रिकेट में उनकी पावर को चैलेंज करने को तैयार नहीं था। मगर फिर पे दर पे ऐसे इंसिडेंट्स हुए, जिस तरह लास्ट जो एशिया कप हुआ उसमें उन्होंने पाकिस्तान के जो चेयरमैन है पीसीबी, उनसे ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया, पाकिस्तान से हैंडशेक करने से इनकार कर दिया। फिर जो उनके कैप्टन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसको पॉलिटिसाइज किया उन्होंने। और उसके बाद सबसे बड़ा ब्लंडर ये किया कि ये बगैर वजह के जो बांग्लादेशी प्लेयर थे उनको आईसीएल से भी निकाल दिया और उसके बाद जो वर्ल्ड कप से भी उनको एग्जिट करवा दिया। तो ये एक अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ था बीसीसीआई के लिए, क्योंकि इस वक्त तो उनकी पावर को कोई भी चैलेंज नहीं कर रहा था। मगर उसके बाद पाकिस्तान ने जो प्रिंसिपल स्टैंड लिया तो उसने पूरी दुनिया को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया। आप देखें कि जो क्रिकेट फ्रेटर्निटी है उसमें से आवाजें उठना शुरू हो गई। नासिर हुसैन, माइक थर्टन, मार्क बोचर, बहुत बड़े नाम है क्रिकेट कम्युनिटी से, उन्होंने इसको चैलेंज करना शुरू कर दिया कि ये हटदर्मी है इंडियन क्रिकेट बोर्ड की और बीसीसीआई को, ये जो आईसीसी है इसको इन्होंने मैनिपुलेट किया, वो अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है बीसीसीआई। तो उसमें फिर अब इंडिया को पीछे जाना पड़ा और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत हुई। पाकिस्तान ने जो एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया था बांग्लादेश के साथ खड़े होने का, उसको पूरी दुनिया ने ना सिर्फ उसको सराहा बल्कि उसमें आईसीसी को भी बैकफुट पर जाकर बांग्लादेश की तमाम शराइत को तस्लीम करना पड़ा। फिर पाकिस्तान को रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि पाकिस्तान दोबारा जो 15 फरवरी को इंडिया और पाकिस्तान का मैच है उसमें पार्टिसिपेट करे, ताकि एक बहुत बड़ा जो एक ह्यूज जो रेवेन्यू का जो नुकसान हो रहा था ब्रॉडकास्टर्स को और मुख्तलिफ डिजिटल मीडिया को और पूरी जो वर्ल्ड क्रिकेट है उसको हो रहा था, उसके खमियाजा से बचा जाए। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का जो उसूली मौक़िफ़ था उसकी फतह हुई है यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल बहुत टाइमली था और जो स्टैंड ऑफ रहा इसका जो रिजल्ट है वो भी हमारे सामने है। मिर्ज़ा साहब, ये रिज्यूम तो हो गया पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला, लेकिन अब ज़रा टीम पर भी आ जाते हैं। मैनेजमेंट ने तो अपना काम कर लिया, अब जो 11 उतरेगी ग्राउंड में उससे क्या तवक्को रख रहे हैं आप? फिर देखिए, सबसे पहले तो मैं इसमें ऐड कर दूं मुजम्मिल के भारत जो है वो क्रिकेट का, आलमी क्रिकेट का गुंडा बना हुआ था कि अपनी मर्जी पर, अपने इशारों पर। और किस वजह से बना हुआ था कि उसके जो जय शाह है वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए। अब आप देखें 37 बरस की उम्र में जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन गए। 21 बरस की उम्र में वो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन में आए, जब उनके वालिद अमित शाह गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। और अमित शाह ने जल्दी अपने बेटे को ज्वाइंट सेक्रेटरी बनवाया गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का और वहां से उठाकर उन्हें बीसीसीआई में ले गए, बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया, वो चेयरमैन बन गए, जिनका कोई तजुर्बा नहीं है क्रिकेट का। लेकिन अब चूंकि वो गुंडे बने हुए थे, उनको नकेल डालना जरूरी थी, तो पाकिस्तान ने वो काम किया। अब भारतीय मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, लेकिन पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लिए जो काम कर दिया है, आप देखें कि अब 14 फरवरी को वहां इलेक्शन भी है बांग्लादेश में, 12 फरवरी को, तो पाकिस्तान ने जो काम कर दिया है उससे तो बांग्लादेशी पाकिस्तान के मोतरफ हो गए। अब आते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की तरफ। अब पाकिस्तानी टीम
जिस तरह से नेदरलैंड के खिलाफ खेली, वो तो फूल नगर के राना फहीम अशरफ जो है वो अगर छक्के ना लगाते तो पाकिस्तान का तो कबाड़ा हो चुका था। 11 गेंदों पर उन्होंने 29 रन बनाए। तो अब पाकिस्तान के लिए वो वेकअप कॉल थी, क्योंकि आज पाकिस्तान का मैच जो हो रहा है वो अमेरिका से हो रहा है, और अमेरिका ने डैलस में पाकिस्तान को सुपर ओवर में हराया था। और ये मैच भी आसान नहीं है कंसीडरिंग अमेरिका's परफॉर्मेंस अगेंस्ट इंडिया। बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा था कि आप देख लें कि भारत के खिलाफ अगर सूर्या कुमार यादव का 40 से ज्यादा रन पे कैच नहीं ड्रॉप होता और वो 80 से अबव नहीं करता तो भारत हार जाता। लेकिन अब अमेरिका की टीम, जिसमें पाकिस्तान के भी कई क्रिकेटर हैं, एक टेस्ट क्रिकेटर होते थे एहसान आदिल, उनका ताल्लुक था एहसान आदिल का, वो जो है वहां पर खेल रहे हैं, और भी कई क्रिकेटर्स हैं। तो मैं समझता हूँ टफ फाइट होगी। अब पाकिस्तान कॉम्बिनेशन क्या बनाता है? बाबर आजम पे क्रिटिसिज्म हो रहा है कि वो स्लो खेलते हैं। तो आपकी जो अब तो टीम जा चुकी है, अब साफ निकल गया, लकीर पीटने का कोई फायदा नहीं। लेकिन आपकी टीम की मिडिल ऑर्डर बैटिंग जो है वो बहुत कमजोर है। अगर आपके शुरू के दोनों साइम अयूब और साहबजादा फरहान आउट हो जाते हैं तो मिडिल ऑर्डर में आप पर प्रेशर जरूर आएगा। अब देखते हैं कि बाबर आजम को ये खिलाते हैं या फखर जमान उनको क्रिकेट की बस के तन्हा मुसाफिर की तरह लेकर घूमते रहते हैं या उनको खिलाते हैं। अब कॉम्बिनेशन क्या बनाता है पाकिस्तान, ये देखना होगा। एग्जैक्टली। रऊफ साहब, आपका क्या ख्याल है कि वीक लिंक पाकिस्तानी टीम का क्या है? अगर फास्ट बॉलिंग की बात करें तो शाहीन की फिटनेस पर भी सवाल होते हैं, सलमान से एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा हो जाती हैं। तो क्या लगता है कि एक तरफ बाबर के जो रिपीटेड फेलियर्स और लो स्ट्राइक रेट है वो तो इशू है ही, लेकिन बॉलिंग के डिपार्टमेंट में कुछ करेंगे डोमिनेट, या वहां भी ज़्यादा तवक्को ना रखें हम? बिल्कुल 100% वैलिड क्वेश्चन है। जो आपने ये दो बातें की है, इसी पे सारी जो पाकिस्तान की सिलेक्शन पॉलिसी है वो घूम रही है, और जो पाकिस्तान का डिक्लाइन है वो भी इसी पे बेस कर रहा है कि एक तो फिटनेस इश्यूज है, फिटनेस इश्यूज पर समझौता करके प्लेयर्स को, अनफिट प्लेयर्स को सिलेक्ट किया जाता है। नंबर 2 चीज जो आपने मेंशन की है कि लो स्ट्राइक रेट और जो आपकी आउट ऑफ फॉर्म परफॉर्मेंस है, उसके बावजूद दोबारा जो प्लेयर्स हैं उनको उनके नामों पर सिलेक्शन करना, ये पाकिस्तान क्रिकेट के डिक्लाइन की सबसे बड़ी वजह है। तो और आप देखें कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये बहुत ज्यादा ऑस्ट्रेलियन स्ट्रक्चर की बात करता है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की बात करता है, मगर उसकी किसी भी पॉलिसी को, ये जो जेन्युइन पॉलिसी है उसको इख्तियार करने को तैयार नहीं है। अभी जो बिग बैश लीग हुई है, जो मोस्ट कंपेटिटिव लीग थी वर्ल्ड क्रिकेट की, उसमें जो स्टीव स्मिथ थे जो ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कैप्टन है, उन्होंने 42 बॉल्स पर 100 रन स्कोर किए, मगर क्योंकि ऑस्ट्रेलियन के फ्यूचर प्लान के अंदर वो शामिल नहीं थे, उन्होंने यंग फ्रेश लेग्स को इंडक्ट किया था अपनी टीम के अंदर। इस वजह से उन्होंने उसको उस इतनी शानदार परफॉर्मेंस के बावजूद स्टीव स्मिथ को अपनी टीम का हिस्सा नहीं बनाया। सेम जहाँ पे आपने फिटनेस की बात की है, तो जो भी हुई थी, वो बाबर को स्ट्राइक नहीं दी थी उन्होंने जहाँ डबल बन रहा था वहां पे। बिल्कुल, और बिल्कुल दुरुस्त स्ट्राइक नहीं दी थी उन्होंने, क्योंकि बाबर लो स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहे थे और उनकी जो टीम थी उनको वहां पे जीतना था। उन्होंने स्ट्राइक अपने हाथ में रखा और जिस ओवर में स्ट्राइक नहीं दी उसी ओवर में उन्होंने 23 रन स्कोर किए थे। अगर बाबर के पास स्ट्राइक होती तो बाबर से 10 रन भी उस ओवर में ना बनते। तो यही जो आपने सेकंड बात की है फिटनेस की, आप देखें शाहीन अफरीदी इससे इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले अनफिट हुए, मगर उसकी कोई फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ, उसको वहां पे लेकर जाया गया। और इसी सेकंड में आप देखें कि जो ऑस्ट्रेलियन कैप्टन है कमिंस और हैजलवुड और मिचेल स्टार्क, उनको थोड़ा सा फिटनेस इशू था, तीनों को बाहर कर दिया गया वर्ल्ड कप से और नए प्लेयर्स को इंडक्ट किया गया। तो पाकिस्तान की तो कहीं भी सिलेक्शन पॉलिसी जो है वो ना तो फिटनेस पे एग्जिस्ट कर रही है, ना वो फॉर्म पे एग्जिस्ट कर रही है और ना मेरिट पे एग्जिस्ट कर रही है। तो इस वजह से आपको जो बड़े इवेंट्स में आपको इवेंट के जो आप ये जो एसोसिएट मेंबर्स हैं, जिस तरह अमेरिका है, नेदरलैंड है, इटली है, इनके खिलाफ भी आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। बिल्कुल। मिर्जा साहब, फाइनल वर्ड फ्रॉम यू। ये T20 में जो अंडरडॉग्स, जो कमजोर टीमें होती हैं, अक्सर हम देखते हैं, जिस तरह हमने नेपाल की परफॉर्मेंस देखी, ऑलमोस्ट इंग्लैंड को डोमिनेट कर दिया। फिर अमेरिका का जिक्र हुआ जो हिंदुस्तान से मैच था, नेदरलैंड्स ने पाकिस्तान को तकरीबन कॉर्नर कर लिया था। तो फिर अब यही एक्सपेक्ट करें कि ये आगे अनप्रेडिक्टेबल होगा बिल्कुल पाकिस्तान का जो जर्नी है इस वर्ल्ड कप में, और आप कुछ कह नहीं सकते कि क्लियर फेवरेट्स कौन है इनके मैचेस में? देखिए, पाकिस्तानी टीम मुजम्मिल कभी खुशी देती, कभी गम देती है, कभी तो बिल्कुल ही एक लोअर रैंक की टीम से आ जाती है और कभी एक मजबूत टीम को हरा देती है। इनकी कारकर्दगी में तसलसल नहीं है। अब हम सीरीज जीते ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3-0, लेकिन अब वर्ल्ड कप में जाके आप देखें नेदरलैंड के खिलाफ क्या हो गया। तो मेरी नजर में अभी पाकिस्तान को, खासतौर पर यूएसए के मैच में, पाकिस्तान को हर तरह से अपनी बेहतरीन प्लेइंग 11 खिलानी पड़ेगी। सिलेक्शन की जो बात है, जिस सिलेक्शन कमेटी का कोई सरबराही ना हो तो
तो फिर आप उससे कैसे तवक्को कर सकते हैं? इस सिलेक्शन कमेटी में से अजहर अली जो थे वो रिजाइन कर गए और अब सिलेक्शन कमेटी के तमाम मामलात आकिब जावेद के हाथ में, जो माइक हसन से मिलकर टीम बनाते हैं। उनके अलावा अलीम डार अंपायर हैं, उनको अंपायरिंग के मयार को बेहतर बनाने के लिए रखना चाहिए था, उन्हें सिलेक्टर बना दिया। उनके अलावा असद शफीक हैं जो ना कुछ बोलते हैं ना सुनते हैं, बस खामोश रहते हैं। तो ऐसी सिलेक्शन कमेटी जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो, जिसका कोई सरबराह ना हो, तो उस पर क्वेश्चन मार्क तो उठेंगे। लेकिन एज अ पाकिस्तानी हम सब की दुआ है कि पाकिस्तान जीते, लेकिन ये टीम बहुत टेंशन देती है, ब्लड प्रेशर कम ज्यादा करती है। दुआ करें कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, अब्दुल रऊफ साहब मौजूद थे। और पी ने जो BCCI के अगेंस्ट स्टैंड लिया उसका रिजल्ट तो अच्छा आ गया, लेकिन अब क्रिकेट टीम पाकिस्तान की क्या करती है उसके लिए जो कमिटमेंट चाहिए उसी की उम्मीद है कौम को भी उनसे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।